ओके स्टूडेंट्स, अब हम डिस्कस करेंगे कॉजेज एंड इफेक्ट ऑफ द ओजोन लेयर डिप्लीशन ऑन द अर्थ। ओजोन लेयर जो होती है ये बेसिकली रिस्पॉन्सिबल होती है हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेडिएशन को जो सन से आ रही है उसको एब्जॉर्ब करती है ये लेयर, और प्रिवेंट करती है इन लेयर्स को एंटर होने में अर्थ एटमॉस्फेयर में। और अर्थ एटमॉस्फेयर से जब ये एंटर होने से ये रोकने का ज़रिया है तो ये प्रोटेक्टिव लेयर है, लेकिन इसके कंसंट्रेशन में दिन ब दिन कमी हो रही है। बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो कि डिप्लीशन एंड डैमेजिंग ऑफ दिस प्रोटेक्टिव लेयर के रिस्पॉन्सिबल हैं। सबसे पहले एक नज़र हम देख लेते हैं ओजोन फॉर्मेशन कैसे होती है। ओजोन जो है वो कलरलेस गैस होती है, फाउंड अपर एटमॉस्फेयर ऑफ द अर्थ होती है। और ये बनती कैसे है कि जब ऑक्सीजन का जो मॉलिक्यूल्स हैं वो एब्जॉर्ब करते हैं अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस को, फोटॉन्स को, तो वो अंडरगोज अ केमिकल रिएक्शन नोन एज अ फोटोलाइसिस। फोटो मीन्स लाइट, लाइसिस मीन्स स्प्लिट अप। तो इन द प्रेजेंस ऑफ द हाई अल्ट्रावायलेट रेडिएशन ओजोन ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल ब्रेक हो जाता है टू एटॉमिक ऑक्सीजन में, और ये फिर हर एक एटॉमिक ऑक्सीजन एक एक ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल से कंबाइन होकर O3 में कन्वर्ट हो जाते हैं। ओजोन फॉर्मेशन जो है इसको अगर देखा जाए तो ये पाई कहाँ जाती है, ये स्ट्रेटोस्फेयर लेयर में पाई जाती है। कॉजेज़ के ओजोन लेयर डिप्लीशन के हम इसको मतलब दोबारा रिवाइज कर लेते हैं। क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स हैं, हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन्स हैं एंड वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड ऐसे कंपाउंड्स हैं जिनका इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस वीक होती हैं और ये एट रूम टेम्परेचर आसानी से वेपर्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन जो हैं ये अल्टरनेटिव के तौर पर इंट्रोड्यूस करवाए गए क्लोरोफ्लोरोकार्बन की जगह, लेकिन इसको भी बाद में देखा गया कि ये भी डिप्लीशन का ज़रिया बन रहे हैं। कॉजेज़ ऑफ ओजोन डिप्लीशन, दीज सब्सटेंसेस जो भी मैंने गिने, ठीक है, ये व्हीकल्स के थ्रू उनके स्मोक के थ्रू भी एमिशन इनकी हो रही होती है। ये बाय प्रोडक्ट्स हो सकते हैं इंडस्ट्रियल प्रोसेसेस के भी, और रेफ्रिजरेंट्स एंड एरोसोल के थ्रू भी ये प्रोड्यूस होते हैं। अब ओजोन जो है बेसिकली इसका जो डिप्लीशन है इसको डिप्लीट करने वाले जो सब्सटेंसेस हैं जब अल्ट्रावायलेट रेडिएशन के सामने जो होते हैं तो ये स्ट्रेटोस्फेयर एरिया तक जब पहुंचते हैं, यानी CFCs, हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन्स एंड वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, ये जब स्ट्रेटोस्फेयर रीजन तक पहुंचते हैं तो ज़ाहिर वो एरिया ऐसा है कि जहाँ का टेम्परेचर बहुत हाई है, ठीक है, तो ब्रेक डाउन हो जाते हैं और क्लोरोफ्लोरोकार्बन या हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन दोनों आपके पास जो हैं वो ज़रिया है किसका, क्लोरीन एटम का, और जो क्लोरीन एटम बनता है वो हकीकत में क्लोराइड फ्री रेडिकल होता है। ये रेडिकल इतना हाईली रिएक्टिव होता है कि आप इस चीज़ का अंदाज़ा लगाइए कि वन क्लोरीन फ्री रेडिकल कैन ब्रेक डाउन द 10 लाख ओजोन मॉलिक्यूल्स। 10 लाख ओजोन के मॉलिक्यूल को ये ब्रेक कर सकता है एक क्लोरीन फ्री रेडिकल। ये जो एटम है रिएक्ट्स विद द ओजोन मॉलिक्यूल, वो किस एटम की बात हो रही है, वो क्लोरीन के फ्री रेडिकल की बात हो रही है। ये ओजोन के मॉलिक्यूल से रिएक्शन करेगा और क्या बनाएगा, क्लोरीन मोनोऑक्साइड और ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल प्रोड्यूस होगा, क्योंकि O3 में 3 ऑक्सीजन है ना, एक ऑक्सीजन क्लोरीन फ्री रेडिकल से मिलकर क्लोरीन मोनोऑक्साइड बनाएगा और पीछे रह जाने वाले दोनों जो ऑक्सीजन है वो नॉर्मल ऑक्सीजन मॉलिक्यूल में कन्वर्ट हो जाएंगे। नाउ दैट क्लोरीन मोनोऑक्साइड अगेन रिएक्ट्स विद अनदर ओजोन मॉलिक्यूल और ये सिलसिला फिर जारी रहता है, और इसको हम डिप्लीशन ऑफ ओजोन कहते हैं। और ज़रिया इसके क्या हो सकते हैं, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन एंड वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड जिनके अंदर क्लोरीन पाया जाए। इसी तरह फ्री क्लोरीन मॉलिक्यूल जो है ये ओजोन के साथ मिलके क्लोरीन मोनोऑक्साइड बनाएगा और प्रोसेस कंटिन्यू हो जाएगा विच इज़ रिजल्टिंग इन ओजोन लेयर डिप्लीशन। कॉजेज़ ऑफ ओजोन डिप्लीशन की अगर बात की जाए तो हमें कुछ इफ़ेक्ट्स हैं जो ज़मीन के ऊपर हमें एनिमल्स भी नज़र आते हैं, ह्यूमंस भी इससे इफ़ेक्ट होते हैं और प्लांट्स के ऊपर भी इसका इफ़ेक्ट हमें नज़र आता है। इम्पैक्ट ऑन द ह्यूमंस को अगर देखा जाए
अब जब ओजोन की लेयर डिप्लीट हो रही है स्टूडेंट्स, तो उससे एंटर होने वाली अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस क्या करती हैं, अगर उनके सामने ज़्यादा देर तक एक्सपोज हुआ जाए तो ह्यूमन के ऊपर क्या नेगेटिव इफेक्ट आएंगे, क्योंकि उनका इम्यून सिस्टम वीक हो जाता है। और ओजोन केमिकल जो हैं कैन कॉज द डिफ़िकल्टी इन ब्रीथिंग, चेस्ट पेन, थ्रोट इरिटेशन एंड हेम्पर लंग्स फंक्शनिंग, यानी सांस लेने के प्रॉब्लम जो है वो राइज होना शुरू हो जाते हैं। और इब्तदा में पेशेंट अब इसको समझता है कि मुझे एस्थमा है यानी दमा है। इफेक्ट्स ऑन द एम्फीबियंस एंड मेरीन लाइफ। एम्फीबियन की कुछ स्पीशीज़ ऐसी भी हैं जो कि वनरेबल हो जाती हैं टू डिजीज़, यानी आसानी से वो डिजीज़ का शिकार हो जाती हैं और फिर इट लीड्स टू द डेथ। रेटिनल डैमेज हो जाता है इन स्पीशीज़ के अंदर, और ऐसी तमाम स्पीशीज़ जो कि मेरीन यानी समंदर के अंदर पाई जाती हैं, उनका रेटिना जब डैमेज हो जाता है तो वो ब्लाइंडनेस उनके अंदर पैदा हो जाती है। और ये ज़्यादातर एम्फीबियंस के अंदर देखा गया है। एम्फीबियंस कौन से एनिमल्स होते हैं? ये वो एनिमल्स होते हैं जिनकी ज़िंदगी का आधा वक्त जो है वो पानी में गुजरता है और आधा उनका ज़मीन के ऊपर गुजरता है। इम्पैक्ट ऑन द प्लांट्स। कुछ स्पीशीज़ ऐसी हैं, प्लांट्स की नस्लें ऐसी हैं कि जब ये रेडिएशन उन तक पहुंचती है तो उनके अंदर जो फ्लावरिंग का जो टाइम है वो चेंज हो जाता है। रेडिएशन कैन अल्टर का मतलब क्या होगा? चेंज कर देता है टाइम कि किस मौसम पे फ्लावर, जिस मौसम में खिलने हों तो फ्लावर उस मौसम पे जब नहीं प्रोड्यूस होते तो फिर उनका लाइफ साइकिल भी इससे डिस्टर्ब हो जाता है। इम्पैक्ट ऑन प्लांट में एक और इफेक्ट देखा गया है कि प्लांट ग्रोथ जो है वो डायरेक्टली इफेक्ट हो जाती है रेडिएशन से, और प्लांट डिजीज़ भी इसके अंदर कॉज हो जाती हैं। इसके अलावा अगर प्लांट बीमार हो जाएगा तो उस प्लांट पे डिपेंड करने वाले जो एनिमल्स हैं वो भी जो हैं वो इफेक्ट होंगे, क्योंकि इट आल्सो डिस्टर्बिंग द एनवायरमेंटल बैलेंस, मीन टू से इकोसिस्टम। इकोसिस्टम में ऐसा होता है कि एक जो है वो कंपोनेंट उस ऊपर दूसरा डिपेंड करता है। सपोज अगर प्लांट्स नहीं होंगे तो गोड्स उसको नहीं खा सकती, ठीक है। जब गोड्स उसको नहीं खा सकती तो गोड्स को इस्तेमाल करने वाले जो सेकेंडरी कंज्यूमर हैं, जो गोश्त खोर एनिमल्स हैं या इवन ह्यूमन हैं, तो वो गोश्त उनको नहीं मिलेगा तो ह्यूमन भी इससे मुतासर होंगे। फूड चेन में हर एक कंपोनेंट दूसरे से इंटरलिंक्ड होता है। अगर एक मुतासर होगा किसी भी वजह से तो बाकी फूड चेन भी उससे मुतासर होती है। ओजोन लेयर जो है वो हमारी ज़मीन के ऊपर इट्स जस्ट लाइक द रूफ ऑन अ हाउस। ये हमारे ऊपर एक जैसे घर के ऊपर छत होता है, ये बिल्कुल हमारे लिए ऐसी प्रोटेक्टिव लेयर का काम करती है। तो इसको मेक श्योर कि हम अपना अपना हिस्सा इसके प्रोटेक्शन के लिए डालें और सेव कर लें इसको, अपने लिए भी और बाद में आने वालों के लिए भी, और ज़मीन के ऊपर जो ज़िंदगी है, चाहे पानी के ऊपर ज़िंदगी है, उस सब को बचाने के लिए। और इसका एक अच्छा ज़रिया ये हो सकता है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा दरख्त लगाएं और एरोसोल और एयर कंडीशनिंग और ऐसी तमाम चीज़ों के इस्तेमाल से बचें जो कि इसको प्रोड्यूस करती हैं। बेसिकली अगर देखा जाए तो इन CFCs के इस्तेमाल के ऊपर 1950s में बैन हो गया था इसका यूज़ इंडस्ट्रियल स्केल पे, लेकिन उसके अल्टरनेटिव्स भी जो हैं वो अभी भी अल्टरनेटिव्स भी ओजोन लेयर के अंदर डिप्लीशन का ज़रिया बन रहे हैं। लेकिन अकॉर्डिंग टू द एस्टिमेशन एंड मेजरिंग ऑफ द नासा विच इज़ द इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन, इसकी मेजरमेंट अब ये कहती है कि 37 ईयर में हम इतने काबिल हो गए हैं और हमने इतना उन CFCs इंडस्ट्रीज़ को कंट्रोल किया है कि इसकी डिप्लीशन में कमी हुई है। और ये कमी ना सिर्फ हमारे लिए बेहतर है बल्कि लाइफ ऑन द अर्थ के लिए बेहतर है। लास्ट टॉपिक ग्लोबल वार्मिंग के साथ इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। टिल देन अल्लाह।